हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सारे बच्चे बहुत अच्छे हैं और अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं एंड अपनी सेहत का भी ध्यान रख रहे हैं। ये वीडियो किन बच्चों के लिए बनाया जा रहा है? फॉर द वंस हु आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी ईपीएफओ एग्जाम। ऑल राइट, एंड हम उम्मीद कर रहे हैं एग्ज़ाम आपका जल्दी से हो जाए सो दैट आप अपनी ड्रीम्स को जल्दी फुलफिल कर पाएँ। और ये हमारी सीरीज चल रही थी काफ़ी लंबे समय से, इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ की गैप के रिलेटेड, राइट। और यहाँ पे क्या चीज़ डिस्कस कर रहे हैं हम जितने भी एमसीक्यूज़ हैं सारे टॉपिक्स से रिलेटेड, ठीक है। चाहे तो वो जर्नल हो, चाहे लेजर हो, ट्रायल बैलेंस हो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हो, कैश फ्लोज हो, रेशोज हो, कुछ भी रेक्टिफिकेशन है, आप कोई भी टॉपिक ले लें, कंसाइनमेंट है, ब्रांच है, जॉइंट वेंचर है, टाइप्स ऑफ एरर्स हैं, ठीक है। अच्छा, आपने एक्सपेंडिचर होते हैं, कैपिटल रेवेन्यू, डेफर्ड रेवेन्यू, ये सारे मतलब जितने भी टॉपिक्स हैं ना, तो आई इंश्योर कि वहाँ से कुछ ना कुछ आपको सामने आए एमसीक्यूज के फॉर्म में। और इसी वजह से हम मोर देन 200 एमसीक्यूज कर चुके हैं और टारगेट लेके चल रहे हैं अपना 250 एमसीक्यूज का, 250 एमसीक्यूज करेंगे, राइट। और एक और बात बताना चाहूँगी, जो बच्चे आज फर्स्ट टाइम जुड़े हैं हमारे साथ, मैंने एक पीडीएफ बनाया था जो कि टीम ने आपके साथ इस टेलीग्राम चैनल पे शेयर किया है। उस पीडीएफ में यू विल बी फाइंडिंग 200, इट इज़ अ कंबाइंड पीडीएफ। ये मैंने इस वजह से अलग अलग नहीं दी कि एक ही बारी में एक ही जगह पे आपको हर चीज़ मिल जाए। कंबाइंड पीडीएफ है 200 एमसीक्यूज के, जो अभी तक डिस्कस हो चुके हैं वीडियोस में, राइट। इनके आपको एक तो ऑब्वियसली क्वेश्चंस मिलेंगे, एक इनके करेक्ट आंसर्स मिलेंगे और इनकी एक्सप्लेनेशन मिलेगी। लेकिन अगर आपको डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन चाहिए तो वो ऑफ कोर्स वो आपको फिर वीडियोस में ही मिलेगी, ठीक है बच्चे। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल देखते हैं कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर आपकी, ये रहा 235th क्वेश्चन। हाँ, इसका ये मतलब है 234 क्वेश्चन हम कर चुके हैं, ठीक है जी। चलिए, डेप्रिसिएशन क्या है? कॉस्ट प्लस स्क्रैप वैल्यू कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू कॉस्ट मल्टीप्लाई स्क्रैप वैल्यू कॉस्ट डिवाइडेड बाय स्क्रैप वैल्यू। क्या है डेप्रिसिएशन? सोचो, फॉर्मूला ध्यान से सोचो क्या था, माइंड में लेके आओ और देन गिव द करेक्ट आंसर। चलो इसका आंसर देखते हैं। द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी, कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू। अगर आपको याद होगा, हमने डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला किया था, क्या किया था वो, जितनी भी आपकी कॉस्ट है, मैं ना इसको आपको एग्जांपल के साथ समझाऊंगी। कॉस्ट है, माइनस करेंगे स्क्रैप वैल्यू, ठीक है। और अगर डिवाइड करेंगे ना नंबर ऑफ ईयर से, तो एक साल की डेप्रिसिएशन आ जाएगी, ठीक है। जैसे मैं मान के चलती हूँ कि आपने ना एक मशीनरी खरीदी है, कितने की खरीदी? आपने 1 लाख की, राइट। आपको लगता है ये मशीन आपकी चल जाएगी 10 साल, कितना है नंबर ऑफ ईयर्स, कितने चल रही है ये? 10 ईयर्स, ठीक है। 10 साल के बाद जब ये मशीन आपके काम की नहीं रही, आपने इसको बेच दिया है ना, कहीं तो डिस्कार्ड करोगे ना। तो जैसे आप इसको सेल आउट कर देते हैं ना, है ना, जो लेते हैं लोहे वगैरह को, तो आप इसका आपको कुछ पैसा मिला, स्क्रैप मान लेते हैं, वैसे इतना नहीं मिलता है बट क्वेश्चन को इजी करने के लिए मान लेते हैं 20,000 मिल गया, मान लो। ऐसा नहीं है वैसे बट, राइट। चलो, अब इस क्वेश्चन के हिसाब से इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे ये देखिएगा। कॉस्ट कितनी थी बच्चे? 1 लाख माइनस 20,000, कितना हुआ? 80,000, ठीक है। डिवाइड करेंगे 10 से, 10 ईयर्स हैं, ठीक है। 80,000 डिवाइडेड बाई 10, एक साल डेप्रिसिएशन कितनी लग रही है आपकी? 8,000, ठीक है। 8,000 10 साल तक लगाएंगे तो फिर वो लग जाएगी, और दिस इज योर डेप्रिसिएशन, ठीक है। हर साल आप 8,000 करके, टोटल डेप्रिसिएशन है 80,000, ठीक है बच्चा। तो आई होप आपको आंसर क्लियर हो गया है।
डेप्रिसिएशन क्या होती है, दिस इज योर कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू, ये टोटल आ गई, डिवाइड कर देंगे ईयर से तो ये पर ईयर की आ गई, कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू। ठीक है, ध्यान रखनी है छोटी छोटी बातें। आगे देखिए, नेक्स्ट करते हैं। एग्रीमेंट ऑफ ट्रायल बैलेंस इज अफेक्टेड बाय वन साइडेड एरर्स ओनली, टू साइडेड एरर्स ओनली, बोथ ए एंड बी, या कि नन ऑफ द अबव। क्या होगा? चलो ये क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं क्या है। आंसर इज सी, बोथ ए एंड बी। ध्यान से समझो। अच्छा, आपको पता है ना ट्रायल बैलेंस क्या होता है? स्टेटमेंट फॉर्म में बनता है ये अपना। यहाँ पे ना ये डेबिट साइड है, क्रेडिट साइड है। मेन इसका मकसद होता है ये डेबिट का जो बैलेंस है ना वो इट मस्ट बी इक्वल टू क्रेडिट बैलेंस। लेकिन कभी कभी ये बैलेंस इक्वल नहीं करता क्योंकि हमारे कुछ एरर्स हो जाते हैं। जैसे मैंने ना कोई डेबिट साइड में ना लिखी नहीं अमाउंट, कंप्लीटली मिस आउट कर दी। क्रेडिट साइड की तो मैंने हर हर अमाउंट लिखी है, लेकिन ये एक अमाउंट मैंने मिस आउट कर दी और बाकी सारी लिखी हैं। तो इस वजह से, क्योंकि हमें पता है एक ट्रांजैक्शन के दो अकाउंट्स इफेक्ट होते हैं, एक तो डेबिट एक क्रेडिट। ठीक है, जैसे मैंने कैश सेल्स करी है तो वहां पे क्या होती है एंट्री, कैश टू सेल्स। ठीक है, मैंने डेबिट साइड में अमाउंट ही नहीं लिखी, क्रेडिट वाली लिख दी, तो आपको नहीं लगता कि डेबिट में उतनी कम आएगी अमाउंट, है ना? तो यहाँ पर भी वन साइडेड एरर से तो देखो प्रूव हो गया कि ट्रायल बैलेंस आपका इफेक्ट हो जाएगा, क्योंकि डेबिट साइड में कम आएगा बैलेंस, क्रेडिट में ज्यादा आएगा। अब टू साइडेड एरर से कैसे हो सकता है? देखो, जैसे ना कैश, और इसकी हमने करी कितनी करी, 5,000 की करी है ना। मैंने क्रेडिट साइड में फॉर एग्जाम्पल ये चीज लिख दी 4,500 और यहाँ पर लिख दी मैंने 5,500। आपको नहीं लगता गलती तो दोनों साइड हो गई है? इस वजह से यहाँ का बहुत ज्यादा बैलेंस आ जाएगा, यहाँ का बहुत कम बैलेंस आएगा। तो ये टू साइडेड एरर्स मैंने अब कर दी। आपको समझ आ रहा है ना बच्चे मैं क्या कहना चाह रही हूँ? ये डबल साइडेड का एग्जाम्पल है और ये आपका सिंगल साइडेड का था जो मैंने पहले दिया था। तो इसी वजह से दोनों तरह के एरर्स, दोनों तरह के आपके ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट करते हैं। henceforth आंसर ए सी, बोथ ए एंड बी। आगे देखो, which of the following is not an error of commission? Overcasting of sales book, wrong balancing of machinery account, cash sales not recorded in cash book, none of the above. चलो इस क्वेश्चन को भी डिस्कस कर लेते हैं। The answer of this question is C. Cash sales are not recorded in cash book. ठीक है, ये देखो हमने एरर्स ऑफ, अच्छा हमने एरर्स पढ़े थे, ध्यान है आपको? ये देखो मैं एक छोटा सा चार्ट बनाती हूँ आपके सामने। कौन कौन से एरर्स हैं? एक तो एरर्स ऑफ, कौन सा था पहली कैटेगरी? प्रिंसिपल, वेरी गुड। और दूसरे कौन से थे अपने? क्लैरिकल, क्लरिकल एरर्स। अब इसकी भी आगे तीन डिविजन्स थी, याद है ना? एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन, और सबसे डेंजरस कौन सी थी? कॉम्पनसेटिंग एरर्स। ऑलराइट, तो यहाँ क्या बात कर रहे हैं, कहते कमीशन कौन सी एरर नहीं है? कमीशन हमने पढ़ा था ना। अच्छा, रॉन्ग अमाउंट लिख दी हमने, दूसरी साइड एंट्री पोस्ट कर दी, है ना? तो देखो ओवरकास्ट ऑफ सेल्स बुक मतलब सेल्स बुक में ज्यादा अमाउंट लिख दी, यहाँ पर भी अमाउंट की दिक्कत है, तो ये कमीशन का एरर है। ठीक है, आंसर ये नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे नॉट पूछा है। ये देखो यहाँ नॉट पूछा है। रॉन्ग बैलेंस, अच्छा ये भी बात बैलेंस की ही हो रही है तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, ये भी एरर ऑफ कमीशन है अपना। सेल्स, कैश सेल्स आर नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, अच्छा ये तो मैंने लिखा ही नहीं है, ये तो मैंने ओमिट कर दिया। ये कौन सा एरर होगा? सी वाला, इट इज एरर ऑफ ओमिशन, राइट?
आगे है नन ऑफ द अबव आंसर होगा नहीं, क्योंकि हमें अपना आंसर मिल चुका है। इसमें से कौन सा कमीशन का नहीं है? सी। ठीक है, क्योंकि वो ओमिशन का है। ठीक है बच्चे, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ट्रायल बैलेंस इज, इट इज एन अकाउंट, इट इज अ स्टेटमेंट, इट इज अ सब्सिडरी बुक, इट इज अ प्रिंसिपल बुक। बताएं क्या है आपका ट्रायल बैलेंस? चलो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। द आंसर इज बी। ट्रायल बैलेंस एक स्टेटमेंट होती है, वो एक अकाउंट नहीं होता। ठीक है। हाँ देखो, मेरे पास एक इमेज भी है और मैंने आपको पहले ही क्लासेस में भी बता रखा है। जल्दी से बताती हूँ, ये ऐसे बनता है। पहले भी मैंने बता रखा है। देखो ये डेबिट है, ये डेबिट है, ये क्रेडिट है। ऐसे बनते हैं, मतलब हम ऐसे को जाते हैं। और अच्छा, अकाउंट कैसे बनता है फिर? जल्दी से बताओ। अकाउंट टी शेप में बनता है ना। यहाँ पे डेबिट और यहाँ पे क्रेडिट। यहाँ पे जो लिखते हैं उसकी एंट्री यहाँ लिखते हैं उसकी एंट्री यहाँ, लेकिन यहाँ पे तो एकदम ऐसे ऐसे को चलता है। ठीक है, ये देखो। बैंक हमें पता है ना, एसेट है, कैश एसेट है, डेटर्स एसेट है। तो एसेट का बैलेंस हमेशा क्या होता है बच्चे? एसेट का बैलेंस हमेशा डेबिट होता है, राइट। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, सॉरी डाउटफुल डेट्स, ये क्रेडिट बैलेंस होगा। ओके तो ये ऐसे, ये फिक्स्ड एसेट्स वगैरह, ये सारी चीजें आपको देख सकते हैं। बस ये आपको दिखाना था कि ट्रायल बैलेंस इट इज अ स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट है, राइट। ये अकाउंट नहीं है, बिकॉज हमें पता है अकाउंट कैसे बनता है। अकाउंट ऐसे बनता है और स्टेटमेंट ऐसे बनती है, और ट्रायल बैलेंस स्टेटमेंट है। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट वन इज, ओके, अ ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड after preparation of financial statements, after recording transactions in subsidiary books, after posting to ledger is complete, after posting to ledger is complete and accounts have been balanced. बताओ इसका आंसर क्या होगा, सोच के देखो। चलो इसका आंसर देखते हैं। द आंसर इज डी। आफ्टर पोस्टिंग टू लेजर इज कंप्लीट एंड द अकाउंट्स हैव बीन बैलेंस्ड। मैंने आपको एक क्लास में ना इसका पूरा का पूरा प्रोसेस समझाया था, किसी बच्चे को याद है? आज मैं फिर से रिपीट करने लगी हूँ, ध्यान से देखो। सबसे पहले ना क्या होती है? एक ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन के बाद उसकी रिकॉर्डिंग होती है, वो कहाँ पे होती है? जर्नल में। जर्नल के बाद क्या बनता है? लेजर। ठीक है जी, पूरे के पूरे बैलेंस यहाँ पे आते हैं ना, अकाउंट्स बनते हैं। ठीक है, इन अकाउंट्स की जो फाइनल बैलेंस होता है वो कहाँ शो किया जाता है? ट्रायल बैलेंस में। ट्रायल बैलेंस के बाद क्या बनता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद क्या बनती है? लास्ट में बैलेंस शीट। ये पूरा का पूरा प्रोसेस है। अ ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड, मुझे पता है कि लेजर के बाद प्रिपेयर होगा, तो आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, मतलब पीएनएल और बैलेंस शीट नहीं, क्योंकि उससे पहले बनता है, ये आफ्टर नहीं होगा। इसको कट कर दो, दिस इज नॉट द आंसर। आफ्टर रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस इन सब्सिडरी बुक्स, नो। सब्सिडरी बुक्स का क्या है रोल यहाँ पे? आफ्टर पोस्टिंग टू लेजर इज कंप्लीट, मतलब ये भी नहीं होगा। अच्छा यहाँ पे देखो, ये दोनों चीजें यहाँ तक सेम है, लेकिन एंड अकाउंट्स हैव बीन बैलेंस्ड, तो कौन सी बेटर है? ऑफ कोर्स दिस वन इज बेटर, हेंस फोर्थ आंसर विल बी डी। ठीक है, आपका ट्रायल बैलेंस कब होगा? लेजर के बाद होगा। और जब आप लेजर के जितने भी अकाउंट्स है ना, लेजर में देखो हम मल्टीपल अकाउंट्स बनाते हैं और सबके अकाउंट जब फाइनल में बैलेंस आउट कर देते हैं, उसके बाद ये वाले जो बैलेंस बचते हैं ना, या तो वो डेबिट साइड बच सकता है या क्रेडिट साइड बच सकता है, ये बैलेंस उठा के हम कहाँ शिफ्ट करते हैं? अपने ट्रायल बैलेंस में। और लास्ट में ये दोनों चीजें मैच करती हैं, डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस। ठीक है जी, ये दोनों मैच हो गया। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करिएगा सारे बच्चे।
purchase of office furniture worth 1200 has been debited to general expenses account. It is a clerical error, error of commission, error of principle, error of omission. ये बताना क्या होगा, कौन सा एरर है. चलिए ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन का आंसर है इट इज एरर ऑफ प्रिंसिपल. एरर ऑफ प्रिंसिपल क्या बोलता है, जो चीज डेबिट की है ना, अगर डेबिट में कोई चीज आनी है तो वो डेबिट में ही आनी है. अगर उसको क्रेडिट में लिख दिया मतलब आपने रूल की एक उल्लंघना कर दी है ना. तो मतलब प्रिंसिपल्स रूल्स एक जैसी बात है, राइट. तो इसी वजह से इसका नाम है एरर ऑफ प्रिंसिपल. आपने ऑफिस फर्नीचर परचेज किया, ठीक है. वो क्या क्या आना चाहिए था, वो ऑफिस फर्नीचर को आपको डेबिट करना चाहिए था, लेकिन आपने उसको डेबिट नहीं किया. आपने किस चीज को डेबिट कर दिया, जनरल एक्सपेंसेस को. मतलब एक गलत चीज डेबिट कर दी, डेबिट कुछ और होना था, कुछ और कर दिया है आपने डेबिट. ठीक है, तो ये रूल आपने गलत लगाया है यहाँ पे. तो दिस इज योर एरर ऑफ प्रिंसिपल. तो यहाँ चीज ये डेबिट नहीं होनी चाहिए थी. आई होप इट इज क्लियर. अच्छा याद है ना क्लेरिकल एरर हमने क्यों नहीं किया, क्योंकि ये हमारी डिविजन ही दे रखी है क्लेरिकल एरर की. क्लेरिकल एरर में कौन सा आता है, कमीशन, ओमिशन, और तीसरा कौन सा है सबसे खतरनाक, कॉम्पनसेटिंग. ठीक है जी. और एक दूसरी कैटेगरी, एक तो क्लेरिकल एरर्स है और दूसरी कैटेगरी कौन सी है, प्रिंसिपल एरर्स. तो इसका आंसर है प्रिंसिपल एरर्स. ठीक है, आगे देखो. A suspense account will give a debit balance, credit balance, debit or credit balance as the case may be, कि none of the above. ओके चलो ये क्वेश्चन का आंसर भी डिस्कस कर लेते हैं. ये लीजिए, कुछ भी बैलेंस हो सकता है, डेबिट हो सकता है, क्रेडिट हो सकता है, जैसा कि केस हो, है ना. अब मैं आपके सामने इसके फॉर्मेट्स भी एज अ प्रूफ आई वांट टू शो इट इन फ्रंट ऑफ योर आईज, कि बस ऐसे ही ना मान लो कि मैम ने बोल दिया तो इसका आंसर सी होगा. ये देखो, ट्रायल बैलेंस हमने बनाया, हमें पता है ना कि जो एसेट्स है उसका डेबिट बैलेंस होता है. वेयर इज द पेन, होल्ड ऑन, लेट मी चेंज द कलर. यस, ठीक है. लैंड एंड बिल्डिंग हमने यहाँ लिख दिया. लैंड एंड बिल्डिंग वी हैव रिटन हियर कैपिटल, बिकॉज वो लाइबिलिटी है तो क्रेडिट है. क्रेडिटर्स भी अपना वो है, ठीक है, लाइबिलिटी वगैरह, परचेजेस, इन्वेस्टमेंट्स, ये सारी चीजें हमने अकॉर्डिंगली लिख दी. परचेजेस अपने को पता है ना, प्रॉफिट एंड लॉस, सॉरी ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड में आती है, इसी वजह से यहाँ डेबिट डेबिट बैलेंस है इसका. तो ये सारी चीजें आप देख लेना खुद से. बैलेंस कहाँ बचा, ठीक है, बैलेंस अपना बचा क्रेडिट साइड, क्योंकि डेबिट साइड ज्यादा हो गई, क्रेडिट साइड 20,000 से कम पड़ गई. तो कहाँ लिखते हैं एक्स्ट्रा, जहां बैलेंस बचता है ऑफकोर्स वहीं पे लिखेंगे सस्पेंस अकाउंट की, सो दैट नीचे वाले दोनों मैच कर जाए. 20,000 बच रहा था, सॉरी ये 2 लाख है, सॉरी ये 2 लाख है. ठीक है, तो यहाँ पे हमने कहाँ लिखी है अमाउंट, क्रेडिट साइड, क्रेडिट बैलेंस, क्योंकि डेबिट ज्यादा था. अब यहाँ देखो, जरूरी नहीं है हमेशा क्रेडिट बैलेंस हो, डेबिट भी हो सकता है. ये दिख रहा है ना, डेबिट बैलेंस भी हो सकता है. अब इस केस में क्या हुआ होगा, आपका जो क्रेडिट बैलेंस है वो ज्यादा रहा होगा डेबिट से, इसी वजह से डेबिट साइड मैंने सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस ट्रांसफर किया, सस्पेंस अकाउंट एज अ बैलेंसिंग फिगर लिखा. ठीक है, 24,000 की थी, एंड हेंस फोर्थ अपने लास्ट के दो 92,000 मैच कर दिए. तो ये हुआ यहाँ डेबिट बैलेंस, वहां हुआ क्रेडिट बैलेंस. इट कैन ईदर हैव अ डेबिट बैलेंस और द क्रेडिट बैलेंस एज द केस में भी. अच्छा वो केस आपको पता चल गया ना, क्या हो सकता है, वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया. ये देखिएगा अगला क्वेश्चन, द इम्पोर्टेंस of bank reconciliation statement is to ascertain the error of cash book or bank passbook, to know the accurate bank balance, to make proper amendment in the cash book. बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट की क्या विशेषता है, सोच के बताएं.
ठीक है बच्चे, इस क्वेश्चन का आंसर डिस्कस करते हैं एंड इट इज वेरी सिंपल, ऑल ऑफ द अबव। जो बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनती है ना, उसके ये देखो तीन इंपॉर्टेंस है आपकी आंखों के सामने। क्या क्या है आपको ये जानने को, मतलब यू गेट टू नो अगर कोई एरर है कहाँ पे, या तो कैश बुक में है या जो बैंक के पास जो पासबुक है ना, या तो बैंक वाली पासबुक या कैश बुक में कोई एरर है, तो एक तो पहले वो उसके बारे में बताना, गलती ठीक कर लेगी वो। टू नो द एक्यूरेट, अच्छा बैंक का बैलेंस कितना है ये भी कहाँ से शो होता है, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट से, बैंक का बैलेंस। तीसरा, टू मेक प्रॉपर अमेंडमेंट इन द कैश बुक, अगर कोई चेंज, अमेंडमेंट का मतलब है चेंजेस, कोई चेंजेस लाने हैं तो वो भी हमें कहाँ पता चलते हैं, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट से। तो ये तीन चीजें हैं, सबसे पहले कि आपको एरर बताना है अगर कोई गलती है या तो पासबुक में या कैश बुक में, ठीक है। अच्छा, अपना बैंक बैलेंस बिल्कुल ठीक करना है, आपको पता चलेगा कि आपका बैंक बैलेंस कितना है। और तीसरी चीज, अगर कोई चेंजेस लाने हैं आपको, अगर मैं उसको एक अच्छे रिफाइंड वर्ड में लिखूं, अमेंडमेंट किसमें, कैश बुक में, तो वो भी हेल्प करता है BRS, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, ठीक है। So with this, we'll end the session here only, and I hope that you really enjoyed today's class and today's questions. And if yes, do give a thumbs up. And with this, we'll be meeting super soon in next class, or most probably that will be the last class because we are targeting to complete 250 questions. तो MCQs की वो last class होगी अपनी। और चलिए, thank you so much everyone for being patient listeners, and keep on working hard, keep on studying hard till you achieve your dreams. Thank you so much. Take care. Bye.